आप में से बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि व्हाट इज़ नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन, ये दोनों एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, दोनों का एग्ज़ाम एक ही दिन होता है, अलग अलग पेपर होता है इनका, कैसे सेंटर होता है, कैसे हमें शिफ्ट मिलती है, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी होती है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम कब कहाँ कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, कौन कंडक्टिंग बॉडी है, मतलब A to Z। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है या फिर बहुत टुकड़ों में इन्फॉर्मेशन अगर आपको इसके बारे में पता है, सो इस वीडियो के अंदर आपको इन डिटेल में इसके बारे में, एग्जाम के बारे में, दैट इज नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन, एक एक छोटी से छोटी बात भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अपने आपको दे देती हूँ। सो माय नेम इज डॉक्टर श्रेया शर्मा एंड आई क्लियर्ड माय नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन in first attempt in December 2024 examination. So my total percentile was 99.96 and this is a brief introduction. Currently I am pursuing my PhD from a government university in Delhi. So this is a brief introduction about myself. तो अब जल्दी से हम आगे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। What is NET and what is JRF? So NET stands for National Eligibility Test and JRF stands for Junior Research Fellowship. So अगर आपको आगे PhD करनी है और आप उसमें स्टाइपेंड चाहते हो, सो यू गिव एग्जाम फॉर JRF, आप JRF को टारगेट करते हो। एंड अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी भी यूनिवर्सिटी में, सो यू रिक्वायर द सर्टिफिकेट ऑफ नेट, राइट। अब ये एग्जाम होता कैसे है, इसका सिलेबस क्या होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2 क्या होते हैं, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी। बट उससे पहले ये समझो कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या तुम एलिजिबल हो ये एग्जाम देने के लिए। सो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें रिक्वायर्ड होती है दैट इज मास्टर्स। सो अगर आपने 3 साल का बैचलर्स का कोर्स किया है देन आपके पास एक मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, तो उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन फॉर नेट एंड JRF बोथ। बट इसमें एक और ट्विस्ट है कि अगर आपने बैचलर्स 4 साल के प्रोफेशनल कोर्स की करी है, जैसे कि फिजियोथेरेपी का, आर्किटेक्चर का, इंजीनियरिंग का, तो ये 4-4 साल के कोर्स होते हैं। सो अगर आपने ये वाले कोर्स कर रखे हैं तो इसके बाद आप डायरेक्टली बिना मास्टर्स किए भी अप्लाई कर सकते हो फॉर दिस एग्जामिनेशन। बट व्हाट आई विल सजेस्ट कि अगर आपने मास्टर्स कर रखी है ना इन 4 साल के कोर्स के बाद भी, तब भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करो। बिकॉज जब आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके अप्लाई करते हो और अपना सर्टिफिकेट दिखाते हो तो वो ना मास्टर्स वाले इंडिविजुअल्स, मास्टर्स वाले बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू द वन हु हैज़ डन ओनली बैचलर्स। सो अगर आपने मास्टर्स कर रखी है ना, उसी के बाद आप ये एग्जाम देना और उसके बाद ही आप यूनिवर्सिटीज़ में जाके अप्लाई करना, सो इट वुड बी मच बेटर फॉर यू। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि इसमें हम कितनी बार ये पेपर दे सकते हैं। तो इसमें आप अनलिमिटेड टाइम्स पेपर दे सकते हो, ऑल्दो एज लिमिट है। एज लिमिट क्या है, यहाँ पे मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, एक इमेज लगा दूंगी, ताकि आपको हर कैटेगरी वाइज आपको पता चल जाए कि हमें एज रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है एंड एज लिमिट क्या है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्स। बट विद इन द एज लिमिट आप कितनी भी बार ये एग्जाम दे सकते हो। अब ये तो हो गई हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब बात करते हैं कि ये जो पेपर है ये होता कैसे है, इसका सिलेबस क्या है। तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जब आप उस पर जाओगे तो आपको इनका डिटेल्ड सिलेबस मिल जाता है। सो सबसे पहले जो आपका एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 एंड एक होता है पेपर 2। अब टोटल इनके पास 85 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो पेपर 1 क्या होता है, हर सब्जेक्ट के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए कॉमन होता है। पेपर 1 के अंदर आपके टोटल 10 यूनिट्स आते हैं जो कि हर इंडिविजुअल को पढ़ने पड़ते हैं जो कि ये पेपर दे रहा होता है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है कि अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स किया है तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट चूज करोगे, आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है तो आप हिस्ट्री चूज करोगे, आपने लॉ किया है तो आप लॉ वाला पेपर चूज करोगे। तो ऐसे इनके पास 85 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनकी लिस्ट है और उनका सिलेबस भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाता है। सो पेपर 2 स्टैंड्स फॉर दैट एंड पेपर 1 की बात हमने कर ही ली है कि पेपर 1 चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो आपको वो देना ही पड़ेगा, वो सबके लिए कॉमन होता है। पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स होते हैं एंड पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स होते हैं फॉर ईच ऑफ द सब्जेक्ट। इस एग्जाम का पूरा सिलेबस डिटेल में मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगी, बट अगर आप उसका PDF चाहते हो तो वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके देख सकते हो, उसका लिंक आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब इसमें भी बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या पेपर हमारे एक ही दिन में होते हैं, पेपर 1 अलग से होता है, पेपर 2 अलग से होता है, कैसे होता है ये पेपर। सो देखो, जो टोटल पेपर का ड्यूरेशन रहता है आपका वो रहता है 3 आवर्स का, और पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि 10 यूनिट्स पेपर 1 के एंड 10 यूनिट्स पेपर 2 के, ये दोनों साथ में ही आपको दी जाती हैं। आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है एंड पेपर 1 के आते हैं 50 क्वेश्चंस एंड पेपर 2 के आते हैं 100 क्वेश्चंस। तो टोटल आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते
जाते हैं इन 3 आवर और हर क्वेश्चन के आपको मार्क्स मिलते हैं 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। बट अगर आपने कोई गलत आंसर दे दिया है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं होती है, ठीक है। आगे रूल चेंज भी हो सकता है, यू नेवर नो, बट अभी तक नहीं होती है। सो टोटल आपके जो मार्क्स होते हैं वो हो जाते हैं 300 मार्क्स, राइट। सो 300 में से अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ निकलती है। आप उनकी प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उसका एनालिसिस कर सकते हो कि अब की बार आपको कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे इन योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। सो इनके पास 85 सब्जेक्ट्स हैं एंड 85 सब्जेक्ट्स की अलग अलग कट ऑफ निकलती है फॉर JRF, नेट एंड PhD ओनली, राइट। सो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि पेपर 1 और पेपर 2 का जो एग्जाम होता है वो साथ में एक साथ ही कंडक्ट कराया जाता है, उन दोनों के क्वेश्चंस भी आपको साथ ही मिलते हैं, राइट। सो ऐसा नहीं होगा कि पेपर 1 के क्वेश्चंस देंगे उसके बाद आपको पेपर 2 के क्वेश्चंस अलग से देंगे, या फिर पेपर 1 आपको एक दिन कराएंगे एंड दूसरे दिन पेपर 2 के लिए बुलाएंगे, ऐसा नहीं होता। 3 घंटे का पेपर होता है, उसी में आपको अपने 150 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पेपर 1 के एंड 100 क्वेश्चन पेपर 2 के आपको सॉल्व करने होते हैं तभी के तभी। अब ये चीज़ समझते हैं कि JRF और नेट के लिए क्या एक ही पेपर होता है, मतलब ये जो पेपर 1 और पेपर 2 मैंने आपको बताया है इसी से हमारा JRF भी क्लियर हो जाएगा और नेट भी क्लियर हो जाएगा। तो हाँ, JRF और नेट के लिए आपको एक ही पेपर देना होता है, यही वाला पेपर देना होता है। सो इसमें देखो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि जो टोटल मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं 300, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने इंग्लिश ऑनर्स किया है और उसने इंग्लिश की स्ट्रीम से ही एग्जाम दिया। अब फॉर एग्जाम्पल जो JRF है, JRF इज दी हाइएस्ट, ठीक है। तो सिर्फ 0.8% बच्चों का सिलेक्शन होता है JRF में एंड 5 to 6% बच्चों का सिलेक्शन होता है नेट ओनली में, राइट। सो कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। सो अगर मान लो किसी ने इंग्लिश ऑनर्स का रखा है और 300 मार्क्स का पेपर था, तो अगर उस इंडिविजुअल के फॉर एग्जाम्पल अगर 226 मार्क्स आए हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसके 226 मार्क्स आए हैं और कट ऑफ गई है 220 मार्क्स की, सो दैट मीन्स JRF उसका क्लियर है, यानी कि JRF की कट ऑफ गई है अगर 220 मार्क्स तो उसका JRF क्लियर हो जाएगा। अगर इसकी कट ऑफ गई है 200 मार्क्स तो उसका नेट क्लियर है, ठीक है। यानी कि अगर कट ऑफ जितनी कट ऑफ निकलती है उससे ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। सबसे ज़्यादा कट ऑफ JRF की निकलती है, उसके बाद नेट की निकलती है एंड उसके बाद एक और कैटेगरी होती है PhD ओनली, यानी कि आप सिर्फ 1 साल के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट रहता है, वो वैलिड रहता है एंड आपको PhD में एडमिशन लेना होता है उसमें, और उसमें आपको कोई स्टाइपन वगैरह नहीं मिलता, वेयरएज JRF में आपको स्टाइपन मिलता है, राइट। सो ये एक क्राइटेरिया होता है कि कैसे आप JRF और नेट के लिए अप्लाई करते हो बाय गिविंग द सेम एग्जामिनेशन। अब ये जो कट ऑफ है ना ये हर सब्जेक्ट की अलग अलग निकलती है। सो डेफिनेटली जो आपके अपने सब्जेक्ट का कोड है आप उसे जाके चेक कर सकते हो और वहाँ से उसकी कट ऑफ कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो और टारगेट कर सकते हो कि मुझे अब की बार इतने मार्क्स तो चाहिए ही अगर मुझे JRF निकालना है या नेट निकालना है। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, ठीक है, और आपके पास JRF का सर्टिफिकेट हो जाता है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपने JRF की कट ऑफ क्लियर कर ली, तो जो JRF के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहती है दैट इज़ फॉर 3 ईयर्स, यानी कि आपको विद इन 3 ईयर्स किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है ताकि आप वहाँ से अपनी PhD परस्यू कर सको और जो आपका गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। वेयरएज अगर आप नेट क्लियर करते हो, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट क्लियर करते हो, तो उसके जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है, आप कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। वेयरएज अगर आपकी 3rd कैटेगरी यानी कि PhD ओनली क्लियर होता है तो उसमें आपका ये जो सर्टिफिकेट है PhD ओनली का ये 1 साल के लिए ही वैलिड होता है एंड यू कैन अप्लाई टू एनी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ऑल ओवर द इंडिया और आप वहाँ से PhD कंटिन्यू कर सकते हो, बट आपको स्टाइपन वगैरह नहीं मिलता है। सो गाइज आई होप इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें नई भी सुनने को मिली होंगी जो आपको नहीं पता थी पहले। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।